हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फेसबुक, यूट्यूब, ऑनलाइन के सभी मित्रों को मेरा ढेर सारा नमस्कार। हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन जो क्लास हम दे रहे हैं आपको, आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। उसमें अब तक हम लोग बात कर चुके हैं भारत की संविधान सभा के बारे में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, और हम लोग बात कर चुके हैं भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसका जो शीर्षक है वह है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे कि कौन से प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं और हमें उनका कैसे जवाब देना है। तो टॉपिक है हमारा भारत के राज्य क्षेत्र। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत का राज्य क्षेत्र जो है उसका उल्लेख भाग 1 में है, ये स्पष्ट है, पहली बात। और आप लोग जानते हैं कि 1 से लगाकर अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, उसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख कर रखा है। अब इससे क्या प्रश्न बनेंगे? वैसे भी हम लोग जब संविधान पर चर्चा करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको कम से कम भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है और अंतिम अनुच्छेद क्या कहता है ये तो हमें पता ही होना चाहिए। भारत के संविधान का पहला भाग, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख करता है। जरा देखें हम आर्टिकल 1, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। यहाँ से क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो देखिए, भारत के संविधान में भारत को भारत और इंडिया दोनों कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के संविधान में भारत और इंडिया दोनों कहाँ कहा गया है? तो हमारा जवाब होगा यहाँ पर अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा एक प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान या भारतवर्ष जैसे किसी भी शब्द का वहां पर प्रयोग नहीं हुआ है, केवल भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। और दूसरा प्रश्न जो बनता है वो यहाँ से बनता है, देखिए, सब इंस्पेक्टर, पीसीएस, यूपीएससी, इन सब में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत को क्या कहा गया है? भारत संघात्मक है, भारत एकात्मक है, या भारत राज्यों का संघ है? देखिए, संघात्मक हम लोग उसे कहते हैं जहां पर केंद्र और राज्य सरकारें हों, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा हो, इस तरह के सिस्टम के बीच, इसको हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत जिन देशों में कोई भी राज्य सरकार ना हो, और हम लोग जब मानकर चलते हैं कि अगर राज्य सरकार नहीं होगी तो विषयों का बंटवारा भी नहीं होगा, ऐसा शासन जहां पर राज्य सरकारों का अस्तित्व ना हो, उस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान संघात्मक है। क्या ये कहीं लिखा हुआ है वी हैव फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत के संविधान में ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं। भारत के संविधान में भारत को जो कहा गया वो कहा गया है राज्य संघ, राज्यों का संघ। अब जरा इस शब्द को देखें, राज्यों का जो संघ है, जो संघ शब्द का प्रयोग कर रखा है अनुच्छेद 1 में, वो कर रखा है यूनियन। अंग्रेजी में इसे यूनियन कहते हैं। आप लोग जानते होंगे अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है फेडरलिज्म, एक शब्द है यूनियन, और इन दोनों शब्दों का हिंदी में मतलब संघ ही होता है, मतलब। लेकिन आप ध्यान रखें कि भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट्स कह रखा है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स नहीं कह रखा है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा, अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चूंकि भारत यूनियन है, इसका मतलब ये है कि भारत में जितनी भी इकाइयां, भारत में जितने भी राज्य हैं जो भारत में मिले हुए हैं, वो सब भारत के भाग हैं और भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स होने का मतलब यह है कि कोई भी इकाई भारत से अलग नहीं हो सकती। भारत एक अनश्वर संघ है जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये भी है कि भारत में जो विभिन्न इकाइयां मिली हैं वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत समझौतों का परिणाम नहीं है, भारत से कोई इकाई अलग नहीं हो सकती।
अर्थात भारत एक अनस्वर संघ है। इसके साथ ही जब हम अमेरिकी संविधान के साथ ही फेडरेशन शब्द लिख देते तो यहाँ पर मतलब हो जाता फेडरेशन का कि समझौतों का परिणाम, बहुत सारी इकाइयां मिली हों और एक समझौते के तहत मिली हो, और यदि किसी इकाई को ऐसा लगता है कि उसे अलग हो जाना चाहिए तो फेडरेशन में आप उस देश से, उस व्यवस्था से, उस केंद्र से आप अलग हो सकते हैं। यूनियन में अलग होने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, चूंकि ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, भारत के संविधान में भारत को क्या कहा गया है, या फिर भारत के संविधान में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो तीसरा प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कह रखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने आपके सामने रखा। एक तो बात है ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 1, देखिए आपसे कभी जब कोई प्रश्न पूछता है कि भारत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे ना, भारत एक देश है। वो तो ठीक है, भारत एक देश है, लेकिन भारत का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे भारत का मतलब है 29 राज्य, तो इस समय 28 है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सब लिखा हुआ कहाँ है? भारत के संविधान अनुच्छेद 1। वापस आइए, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भारत जो कि यूनियन है, राज्यों का संघ होगा। आगे लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य शामिल होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश शामिल होंगे। ये भी लिखा है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। और भारत के राज्य क्षेत्र में वो सारे प्रदेश शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएं। अर्जित किए जाने वाले प्रदेश भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। अर्थात अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि भारत वह है जो अनुच्छेद 1 में कह रखा है। और अनुच्छेद 1 में क्या कह रखा है? अनुच्छेद 1 में कह रखा है भारत राज्यों का क्षेत्र है और राज्य क्षेत्र परिभाषित कर रखा है। और अनुच्छेद 1 में जो भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित कर रखा है उसका क्या मतलब है? राज्य उसके अंतर्गत शामिल है। आप जवाब दीजिए संघ शासित प्रदेश उसमें शामिल हैं। आप जवाब दीजिए अर्जित किए जाने वाले प्रदेश उसमें शामिल हैं। तो अनुच्छेद 1 में हमेशा ध्यान रखिए भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित किया गया है। अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछ ले कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ पर परिभाषित है, तो इसका सीधा जवाब दीजिएगा अनुच्छेद 1। ये तो बात हुई अनुच्छेद 1 के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में ना। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 में जो भारत है, अनुच्छेद 1 का जो भारत है उसे हम लोग 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं, 8 संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं। ये तो अनुच्छेद 1 का भारत है। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि ये वाला जो भारत है, इस भारत में यदि कोई बाहर का प्रदेश, पाकिस्तान का कोई प्रांत अगर उसमें मिलाना है, या फिर श्रीलंका का कोई प्रांत उसमें मिलाना है, या कोई नेपाल या भूटान का कोई प्रांत इसमें मिलाना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अनुच्छेद 2 कहता है। उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है अनुच्छेद 2। अर्थात अगर आपसे ये पूछे कि अनुच्छेद 2 में किस बात का उल्लेख है, तो आप जवाब दीजिएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कोई बाहरी प्रदेश जो है उसको भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 2। और वो प्रक्रिया क्या है? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए अनुच्छेद 3 क्या है? आर्टिकल 3। अनुच्छेद 2 हमने देखा, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद देखिए, अभी हमने जो थोड़ी देर पहले देखा कि भारत का मतलब है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा हमने देखा किसमें? अनुच्छेद 1 में देखा। लेकिन बात हम लोग अनुच्छेद 3 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कह रखा है? अनुच्छेद 3 में क्या बता रखा है? अनुच्छेद 3 में बहुत सी बातें बता रखी हैं और उनमें से ये भी है कि ये जो भारत है, इस भारत के अंदर, इस भारत के भीतर आप यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, इस भारत में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं? आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का उल्लेख करता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 भारत जो वर्तमान में है, उस भारत के राज्य क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का चेंजेज करना है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो उस प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है अनुच्छेद 3 में। और भारत के राज्य क्षेत्र में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? नए राज्यों का गठन हो सकता है,
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन हो सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, उस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। एक तो बात है ये। दूसरी बात, वो परिवर्तन होगा कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो अनुच्छेद 3 ये कहता है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, किसी नए राज्य का गठन करना हो, किसी राज्य की सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो, तो अनुच्छेद 3 ये कहता है संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाकर इस तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बात कही है, ये बात अभी अधूरी है। जैसा फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग जो हमारे मध्य प्रदेश के मित्र भी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मित्र भी हैं, राजस्थान के मित्र भी हैं। आप समझ लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से हैं, या आप उत्तर प्रदेश से हैं, या आप आसाम से हैं। अगर आसाम का नाम चेंज करके असोम कर रहे हैं, जैसा हमने किया है ना, असोम, और यदि हम उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके संयुक्त प्रांत करना चाहते हैं, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 उस बात का उल्लेख करता है और वो कहता है कि संसद में इस प्रकार का विधेयक ला सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, संसद में इस तरह का बिल लाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से भी इस संबंध में राय जरूर लेता है। अर्थात यदि असम का नाम चेंज करना है, असोम करना है, तो करिए, संसद में बिल लाइए, लेकिन संसद में बिल लाने से पहले आप असम के विधानमंडल से भी पूछ लीजिए कि उनकी क्या राय है, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, देखिए कौन सा प्रश्न आ रहा होगा। जब राष्ट्रपति किसी राज्य के विधानमंडल से ये पूछता है कि हम लोग क्या उस राज्य का नाम में परिवर्तन कर दें, तो आप एक प्रश्न पूछेंगे, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कितनी अवधि में वो राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति को इस संदर्भ में जवाब देगा। तो देखिए, अनुच्छेद 3 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 3 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अवधि निर्धारित करेगा। आप 7 दिन में दीजिए, 15 दिन में दीजिए, 30 दिन में दीजिए, 6 महीने में दीजिए, ये सारी अवधि का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। संसद में बिल लाए जाने से पहले राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल से राय लेते हैं। संबंधित राज्य का विधानमंडल राय देता है या नहीं देता है, उस राय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर संबंधित राज्य कहता है कि हमारे उस राज्य का नाम पर परिवर्तित कीजिए, तो भी संसद चाहे तो उस राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। आपके सामने उदाहरण है, आप शायद जानते होंगे, 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के रूप में जून 2014 में एक नया राज्य देखने को मिला। आपको याद होगा कि संसद में इस संदर्भ में विधेयक लाने से पहले आंध्र प्रदेश की विधानसभा में यह प्रस्ताव भेजा गया था राष्ट्रपति के द्वारा, और आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने साफ साफ पारित करके ये कहा था कि हमको आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहिए। क्या हमने आंध्र प्रदेश देखा नहीं? क्या हमने आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं देखा? क्या हमको तेलंगाना राज्य नजर नहीं आता? इसका सीधा सा मतलब ये है, मतलब कि संबंधित राज्य की विधानमंडल से राय जरूर ली जाती है, राय मानना बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? संसद के ऊपर। सीधा प्रश्न आएगा, सीधा। किसी भी नए राज्य का गठन होता है तो हमेशा याद रखिएगा, नए राज्य का गठन संसदीय कानून से होता है, ऐसा अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। अब देखिए, अनुच्छेद 2 और 3 की तो बात हो गई कंप्लीट। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 बहुत सारी बातें कहता है, और इनमें जो महत्वपूर्ण बात है वो बड़ा ध्यान से आपको सुननी है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत आप जो भी परिवर्तन करोगे, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत आप जो भी परिवर्तन करोगे, वे परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। साफ साफ है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आप अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन करेंगे, जो परिवर्तन किए जाएंगे, उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये लिखा है अनुच्छेद 4 में। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि ये अनुच्छेद 368 क्या है, और ये जो अनुच्छेद 368 है, यहीं से अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा और अपना टॉपिक हो जाएगा संविधान में संशोधन। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से भारतीय संविधान का जो सबसे कठिन पक्ष है वो है भारत के संविधान में संशोधन किस प्रकार से होते हैं, वो है अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368 में क्या संबंध है, वो हम लोग देखना चाहते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होते हैं। देखिए, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4
ये सब हमने बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट किया है। आपने सिक्किम के बारे में भी जाना है ना। तो पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 4 जो कह रहा है, क्या कह रहा है अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन या संशोधन किए जाएंगे वो संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे। अब आगे सुने। पहली बात, भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछ लिया जाए संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो आप हमेशा जवाब दीजिए संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है। अगर जैसे मैंने बोला है, अगर वैसे पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, तो सीधा जवाब रहेगा 3 तरीकों से होता है। पहला जो तरीका है वो है सामान्य बहुमत प्रक्रिया। पहला सामान्य बहुमत प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत का मतलब है जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ये होता है विशेष बहुमत। हमारे संविधान में 3 तरीकों से संशोधन किया जाता है। पहला सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा जो तरीका है वो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। समझिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से हैं 3 तरीके, तो यही जवाब देना है। लेकिन जैसे ही पेपर सेटर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर वो अनुच्छेद 368 का प्रयोग करता है तब ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका है विशेष बहुमत और दूसरा तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। क्या? 2 विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अनुच्छेद 368 के तहत 2 संशोधन, 2 तरीके हो गए। ये दोनों हो गए आपके सामने। सामान्य बहुमत से संशोधन तो होता है, लेकिन सामान्य बहुमत से होने वाले संशोधनों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में नहीं है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरा याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आर्टिकल 4 पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं आएंगे। और अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के 2 तरीके हैं, और वो तरीके कौन से हैं? एक ये तरीका हो गया, और दूसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो किस संशोधन से हो रहे हैं, तो वो हो गया सामान्य बहुमत से। कौन सा बहुमत? सामान्य बहुमत। अनुच्छेद देखिए, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, संविधान में संशोधन हो रहा है, लेकिन वो सामान्य बहुमत से संशोधन हो रहा है, उसमें अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। नहीं हो रही है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू, तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत होने वाले संविधान संशोधनों को ही संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाता है, संविधान संशोधन के रूप में गिना जाता है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अलावा यदि किसी अन्य प्रक्रिया से भारतीय संविधान में संशोधन हो रहा है तो उसे संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। नए राज्यों का गठन यदि आप कर रहे हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करोगे, किसी बाहरी प्रदेश को यदि हिंदुस्तान में शामिल करोगे, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करोगे, संविधान में संशोधन तो होगा, लेकिन वो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होने के कारण इसे संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक तो बात हुई है। दूसरी बात, जैसे ही मैं ये बात कहता हूं कि किसी नए राज्य का गठन करने या किसी बाहरी प्रदेश को यदि भारत में शामिल किया जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। तो कुछ लोगों के कुछ मित्रों के बारे में राय आएगी कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 2(1) क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यहाँ से। देखिए, जब भी हम कैपिटल ABCD लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो मूल संविधान में नहीं था, इसका मतलब है कि उसको हमने बाद में जोड़ा। एक दूसरी बात,
जब भी हम लोग कैपिटल ABC में लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो खुद अपने आप में एक अनुच्छेद है, और जैसे ही मैंने अनुच्छेद 2A लिखा, अनुच्छेद 2A लिखा, तब आप पूछेंगे कि ये अनुच्छेद 2A क्या है। जबकि मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 2 ये कहता है कि किसी बाहरी प्रदेश को भारत में कैसे शामिल किया जाए, इस प्रक्रिया का उल्लेख करता है। जबकि अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, यानी सामान्य बहुमत से लागू होता है। और सामान्य बहुमत से लागू होने वाले संशोधनों को हम लोग संविधान संशोधन नहीं कहते हैं। तो आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि ये 2A क्या है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जरा देखें आप लोग, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो किस किस को शामिल करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वो शामिल करता है भारत के राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज अर्थात संघ शासित प्रदेशों को शामिल, और ऐसे प्रदेश जो एक्वायर किए जाए यानी अर्जित प्रदेशों को शामिल करता है। अब मैं बात अचानक 2A की बात करते करते अनुच्छेद 1 पर क्यों आ गया। आपको याद होगा कि अनुच्छेद 2A हमारे संविधान में 35वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 35वां संशोधन 35, कौन सा अनुच्छेद 2A। और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1975 में यह संशोधन किया गया था, 35वां संशोधन। और 35वां संविधान संशोधन करके हमने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2A जोड़ा। और जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए 35वां संशोधन किया गया, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया, आपके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते होंगे। आप मुझसे सवाल पूछोगे कि सिक्किम को शामिल किया गया तो अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में तो ये लिखा हुआ है कि बाहरी प्रदेश को शामिल करने पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो फिर 35वां संशोधन कैसे हो गया, इसको स्पष्ट कर देते हैं। अनुच्छेद 2A जोड़कर हमने सिक्किम को भारत का सह राज्य अर्थात भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया। यानी अनुच्छेद 1 में जो भारत परिभाषित है, अनुच्छेद 1 में जो भारत के राज्य क्षेत्र परिभाषित है, उसमें लिखा है राज्य होंगे, उसमें लिखा है यूनियन टेरिटरीज होंगे यानी संघ शासित प्रदेश होंगे, उसमें लिखा है अर्जित किए गए प्रदेश होंगे। लेकिन हमने अनुच्छेद 2A जोड़कर एक नई कैटेगरी बनाई राज्यों की, और वह कैटेगरी थी एसोसिएट स्टेट की, सह राज्य की। ये नई कैटेगरी जोड़ने के लिए हमको संविधान में संशोधन करना पड़ा, ना कि सिक्किम राज्य का गठन करने के लिए। सिक्किम राज्य का गठन करने के लिए हमने अनुच्छेद 2A जोड़ा और 35वां संशोधन किया। नए राज्यों का गठन करने के लिए अनुच्छेद 2A की आवश्यकता नहीं होती है। हमने एक नई कैटेगरी बनाई, दैट वाज एसोसिएट स्टेट। सिक्किम के लिए हमने एक नया वर्ग बनाया, दैट वाज सह राज्य। इस वजह से संशोधन हुआ, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हुआ और हमने अनुच्छेद जोड़ दिया, अनुच्छेद 2A। फिर अगला प्रश्न आ सकता है कि 35 तो ठीक है, फिर ये 36वां क्या है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 जो 35वें के द्वारा जोड़ा, इस अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया। सिक्किम को जो एसोसिएट स्टेट हमने बना रखा था, उसका एसोसिएट स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया और इसे हमने भारत का राज्य बना दिया। 36वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, उस अनुच्छेद 2A को समाप्त करने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया, सिक्किम राज्य के गठन के लिए नहीं। ये जो एसोसिएट स्टेट बनाया, उसको समाप्त करने के लिए बनाया एक। उसके बाद जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, आपके प्रश्न आ रहे हैं मन में कि एसोसिएट स्टेट का क्या मतलब है। एसोसिएट स्टेट एक ऐसा स्टेट जिसके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप ना करें और केवल बाह्य मामलों जैसे विदेशी संबंध है, रक्षा है, मुद्रा है या फिर कम्युनिकेशन से संबंधित यदि हम लोग काउंट करते हैं, तो ऐसे राज्यों को हम लोग एसोसिएट स्टेट कहते हैं। 35वां और 36वां संशोधन, 36वें के द्वारा हमने अनुच्छेद 2A को समाप्त कर दिया। और जब हम लोग आगे आर्टिकल्स के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, तब आपको बताया जाएगा, आपको हम बताएंगे कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। और मित्रों, आप लोग शायद जानते होंगे कि सिक्किम एक ऐसा राज्य और भी है जहां पर विधानसभा में सदस्य संख्या 32 है। तो ये सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान कैसे हो गया। तो ये विशेष प्रावधान करने के लिए हमने 36वां संविधान संशोधन किया, ना कि सिक्किम राज्य का गठन करने के लिए। तो इस संदर्भ में आपका किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नए राज्य का गठन या किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन,
या फिर किसी नए प्रदेश को भारत में शामिल करना, इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं होता है, उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती है। और याद रखना, जिस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू होती है उसे ही हम लोग संविधान संशोधन के रूप में काउंट करते हैं, बाकी वालों को काउंट नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने जो सिक्किम के बारे में अनुच्छेद 2A के बारे में जो आपके मन में प्रश्न था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। हम बात कर रहे थे संविधान संशोधन की। अब तक हमने जो बात की है उससे आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरीकों से संशोधन किए जाते हैं। एकदम सही बात है। अनुच्छेद 368 में और क्या लिखा है हमेशा ध्यान रखना। अनुच्छेद 368 में 3 बातें हैं। नंबर 1, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के तरीकों का उल्लेख करता है और वो तरीके 2 हैं। ये तो है पहली बात। और वो 2 तरीके कौन से हैं वो अभी हमने देखे हैं। दूसरी बात, अनुच्छेद 368 ये बतलाता है कि हमारे संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो संसद के पास है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है कि अनुच्छेद 368 में इनमें से क्या क्या उल्लिखित है। तो पहली बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो 2 है। दूसरी बात, संविधान में संशोधन की पावर किसके पास है? संसद के पास है। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 368 करता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? अब तीसरी बात बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का एक मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए, ये जो बात कही थी, ये कही थी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में। इस बात को पलट दिया 6 साल बाद, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, 24 अप्रैल का डिसीजन है ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 की व्याख्या करते हुए कहा, संसद मौलिक अधिकार ही नहीं संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और ये पावर अनुच्छेद 368 के तहत की गई है। तो दूसरी बात हमारी क्लियर हुई कि संविधान में संशोधन करने की पावर संसद के पास है और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। और तीसरी बात आपको याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देते हैं। आगे हम लोग जब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से पावर्स होते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे कि किसी भी साधारण विधेयक को जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसे राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 में ये साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयकों को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। वहीं लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। तो तीसरी बात हो गई, राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों को अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देना। और एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अनुच्छेद 368 जो ओरिजिनल आर्टिकल 368 था उसमें ये बात लिखी हुई नहीं थी, उसमें ये बात नहीं थी लिखी हुई। इसको हमने 24वें संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1970 में। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने संशोधन करके अनुच्छेद 368 का संशोधन करके राष्ट्रपति को बांध दिया, राष्ट्रपति की लिमिटेशंस तय कर दी, राष्ट्रपति की सीमा तय कर दी। और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयकों पर अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देनी होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखें। मित्रों, आपके दिमाग में ध्यान आ रहा होगा कि मूल अधिकारों में संशोधन है क्या, संविधान संशोधन है क्या। और अभी मैंने ये कहा कि संविधान के किसी भी भाग में, ना कि मूल अधिकार में ही, संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है। और जब हम लोग संविधान संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग ये बात ध्यान रखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया अपना, उसमें निर्णय ये दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद को आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ध्यान में रखना होगा। अब आप लोग ये प्रश्न पूछोगे कि आधारभूत संरचना क्या होती है। देखिए, हमारे संविधान में जो टोटल अनुच्छेद 395 हैं, एक अनुच्छेद से पहले प्रस्तावना है, फिर बहुत सारे 12 अनुसूचियां, बहुत सारे एनक्लोजर, इतनी बातें,
संविधान में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बिना हम संविधान की कल्पना ही कर सकते। उस संविधान का मूल ढांचा है। संविधान ने केशवानंद भारती वाले मामले में ये कहा कि संविधान को संसद के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो आधारभूत संरचना का सम्मान करेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यानी जो आधारभूत संरचना है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब देखिए दो चार बातें और आपको बता देते हैं। जैसे कभी कभी इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि संविधान संशोधन विधेयक पहले किस सदन में रखा जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में या किसी भी सदन में। तो हमेशा आप इस बात को ध्यान रखें कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है, उसे दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, विशेष बहुमत से पारित होगा। और अनुच्छेद 368 में ये भी लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन विधेयक जब दोनों हाउस से पारित हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसे अनिवार्य रूप से अपनी स्वीकृति देंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विधेयकों पर कभी भी संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि माना आपने संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा, लोकसभा ने उसे विशेष बहुमत से पारित कर दिया और वो विधेयक गया राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसे पारित करने से मना कर दिया, तो वो संविधान संशोधन विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। कभी भी कहीं भी संविधान संशोधन विधेयकों पर संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, इसके याद रखना। वैसे मेरे हिसाब से आप इस बात को याद रखिएगा कि वो सारे प्रस्ताव, वो सारे विधेयक जिनको पारित करने के लिए संसद का विशेष बहुमत चाहिए, उन सारे विधेयकों पर, उन सारे प्रस्तावों पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुलाया जाता। एक तो ये बात आप ध्यान रखना। तो संविधान संशोधन विधेयक भी चूंकि विशेष बहुमत से पारित होते हैं, इस वजह से उनके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। दूसरी बात जरा थोड़ा ध्यान से देखें, आपने किसी बिल को लोकसभा में रखा, संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने उसे पारित कर दिया और विधेयक गया राज्यसभा में। मैंने कहा राज्यसभा ने पारित करने से मना कर दिया, वो बिल वहीं पर समाप्त हो गया। एक दूसरी बात, आपने विधेयक रखा लोकसभा में, लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया, वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती उससे पहले यदि लोकसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष निश्चित है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया या निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा से पारित हुए विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वापस सुने, लोकसभा में संशोधन विधेयक रखा, पारित किया, राज्यसभा उस विधेयक को अपनी स्वीकृति देती, उससे पहले ही यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। उल्टा सुने, आपने किसी बिल को राज्यसभा में रखा, राज्यसभा ने उस बिल को पारित कर दिया, संविधान संशोधन विधेयक को, और वो विधेयक गया लोकसभा के पास। लोकसभा यदि उस विधेयक को पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो जाती है, तो याद रखिएगा वो विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती है तो वो विधेयक वहां से पारित ही माना जाएगा। जो नई लोकसभा आएगी उस नई लोकसभा में वो विधेयक रखा जाएगा, वो विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होता है। और जरा सुनिए, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आपके मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि क्या संविधान संशोधन विधेयकों को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो मित्रों, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 99वां संविधान संशोधन को वर्ष 2015 में कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और न केवल कोर्ट में चैलेंज किया गया था, बल्कि आप लोग ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पूरा का पूरा संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। 99वां संविधान संशोधन। तो एक बात, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ रखा है, आपसे कभी जब बात करने का मौका मिल रहा है तो आपको ध्यान होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो कि विधि शब्द को परिभाषित करता है, उस अनुच्छेद 13 में एक धारा है 13(4), और वो 13(4) धारा क्या कहती है ये मैं आपको बता देता हूँ। बताने से पहले मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि 13(4) में जिस धारा पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर हम बातचीत करना चाह रहे हैं, वो 13(4) नामक धारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, मूल संविधान का भाग नहीं थी। इस धारा को बाद में जोड़ा गया, और वो भी कब जोड़ा गया था? वो भी
इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा 24वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में 13(4) नामक धारा जोड़ी और जो जिसमें ये लिख दिया, संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता। इसका मतलब जो विधि शब्द की परिभाषा में आता है उसे आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में नहीं आता, इसलिए आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसा 13(4) में लिखा हुआ है। लेकिन ये संशोधन 24वां संशोधन 1970 में हुआ है और मैंने थोड़ी देर में पहले आपको कहा 24 अप्रैल 1973। 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, AK सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने क्या निर्णय दिया? 7-6 से निर्णय दिया था और वो निर्णय क्या था? संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करना है। आधारभूत संरचना का सम्मान करना होगा, क्योंकि 13(4) ये कहता है कि संविधान संशोधन विधि शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। आपको, हमको, सबको ये लग सकता है कि शायद संविधान संशोधनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि चाहे कोई भी विधि हो और वो विधि चाहे वो संशोधन विधि ही क्यों ना हो, अगर वो संविधान संशोधन की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगी तो उसे भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 99वां संविधान संशोधन को वर्ष 2015 में जब कोर्ट में चैलेंज किया तो भारत सरकार ने यही तो कहा कि भारतीय संविधान संशोधन विधेयक विधि की परिभाषा में नहीं आते, इसलिए 99 को चुनौती नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करता तो उसे चैलेंज किया जा सकता है। सरकार ने कहा वो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, ये हम देखेंगे। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैं बार बार मैं ये बोल रहा हूँ आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है? तो देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि ऐसी बातें जिन पर हमारा संविधान का ढांचा निर्धारित है, ऐसी बातें जो हमारे संविधान की फिलॉसफी को स्पष्ट करती हैं, ऐसी बातें जो हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा को स्पष्ट करती हैं, ऐसी बातें जिनके बिना हम संविधान की कल्पना ही नहीं कर सकते, वो सारी बातें आधारभूत संरचना के अंतर्गत आती हैं। कोर्ट ने कभी भी एकदम डिफाइन करके ये नहीं कहा है कि ये लीजिए ये है आधारभूत संरचना। कोर्ट ने कहा जैसे जैसे समय आता जाएगा हम लोग बताते रहेंगे कि आधारभूत संरचना में क्या क्या आता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, साथ ही साथ में हमने देखा कि भारतीय संविधान में किस तरह से संशोधन होता है। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुनने का अवसर दिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।